मनीष सिसोदिया चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत चाहते हैं कि कविता भी ऐसा ही चाहती होंगी और सत्येंद्र जैन भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने का इच्छुक है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से ही कही गई है। आखिर केजरीवाल के लिए ये विशेष स्थिति सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों खड़ी हुई, इसका जवाब तो उसी के पास होगा। बेंच दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से ये भी पूछा कि उसके मुताबिक केजरीवाल जेल से फाइल साइन कर सकते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की बहस पूरी करने के बाद जैसे ही ईडी की तरफ से एएसजी एसपी राजू ने दलीलें शुरू की तो जज ने टोकते हुए कई सवाल पूछे कि आपके पास मटेरियल क्या है जिनसे गिरफ्तारी अनिवार्य हो। इस पर राजू ने दलील दी कि हमारे पास गिरफ्तारी के लिए संबंधित सामग्री समुचित रूप से मौजूद थी, लेकिन उसका खुलासा हम ट्रायल में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विश्वास करने का कारण अब आईपीएस में परिभाषित किया गया है। ये आयकर अधिनियम में हम जो उपयोग करते हैं उससे अलग है, तो सामग्री कब्जे में होनी चाहिए। इस पर ईडी के वकील राजू ने कहा कि सभी सामग्री का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप इस मामले में सही हो सकते हैं। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को अपने कब्जे में सामग्री रखनी होती है। इसका मतलब होगा कि पूरी सामग्री कब्जे में है, न कि आंशिक सामग्री। ईडी ने कहा कि जांच अधिकारी का यह विशेषाधिकार होता है कि आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सामग्री पर गिरफ्तार किए जाए या नहीं। ईडी के वकील राजू ने दलील दी कि 4 अलग अलग चरण हैं जिन पर विश्वास करने के कारणों तक पहुंचा जा सकता है। सबसे कम चरण गिरफ्तारी के समय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं इस विशेष मामले पर नहीं जा रहा हूं। काल्पनिक रूप से सोचिए, सीईओ को लिखित में विश्वास करने के कारणों को दर्ज करना होगा। संपूर्ण सामग्री पर विचार करने के बाद उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, आरोपी दोषी है। आपके अनुसार ये सही व्याख्या या गलत? राजू ने कहा कि मुझे हर सामग्री पर विचार नहीं करना चाहिए। इसके पहले केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एसपी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी। सिंघवी ने एक बार फिर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। केजरीवाल ने ईडी के 9 समन का जवाब दिया था। जांच एजेंसी के सामने पेश न होना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। वहीं एसपी राजू ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने का निर्णय सिर्फ जांच अधिकारी नहीं बल्कि एक स्पेशल जज द्वारा भी लिया गया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने भी कहा था कोर्ट ने, लेकिन दस्तावेजों को देखने के बाद गिरफ्तारी से रोक पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनावों के बीच दिल्ली में कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले अरविंदर सिंह लवली भाजपा में शामिल हो गए हैं। वे आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर नाराज चल रहे थे। अरविंदर सिंह लवली के साथ कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की और इनमें हाल ही में इस्तीफा देने वाले राजकुमार चौहान, नसीब सिंह, नीरज बसोया और अमित मलिक शामिल हैं। एक साथ दिल्ली कांग्रेस के इतने बड़े चेहरों के बीजेपी में शामिल हो जाने से कांग्रेस की चुनावी नाव तो डूबी ही डूबी, साथ में केजरीवाल की पार्टी की भी दुर्गति होगी, क्योंकि अब ये नेता खुलकर शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ बोलेंगे और आम आदमी पार्टी के खेल को बिगाड़ेंगे। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में कांग्रेस के कई और नेता बीजेपी में शामिल होंगे जो केजरीवाल के साथ कांग्रेस के गठबंधन से नाराज बैठे हैं। इनमें संदीप दीक्षित, अजय माकन और अलका लांबा जैसे बड़े नेता शामिल हैं। अरविंदर सिंह लवली शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनको पिछले साल अगस्त में दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया था। हाल ही में लवली ने दिल्ली इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसकी एक वजह केजरीवाल के साथ गठबंधन का होना भी है। अरविंदर सिंह लवली ने पद छोड़ने के बाद अपने बयान में कहा था कि कांग्रेस की दिल्ली इकाई गठबंधन के खिलाफ थी और पार्टी आलाकमान ने राष्ट्रीय राजधानी के नेताओं की बात नहीं सुनी और आम आदमी पार्टी से गठबंधन को मंजूरी दी। उन्होंने कांग्रेस की दिल्ली यूनिट में चल रही खींचतान के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया का भी नाम लिया था। अरविंदर सिंह लवली ने अपने त्यागपत्र में उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को टिकट दिए जाने की आलोचना की थी और कहा कि ये दिल्ली कांग्रेस के लिए अजनबी हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे में कहा था कि वे खुद को लाचार महसूस कर रहे थे क्योंकि दिल्ली इकाई के वरिष्ठ नेताओं के सर्वसम्मति से लिए गए सभी फैसलों को दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया रोक देते थे। लवली ने अपने इस्तीफे में कहा था कि दिल्ली कांग्रेस इकाई आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ थी। जिस आम आदमी पार्टी के आधे कैबिनेट मंत्री वर्तमान में जेल में हैं, उसका गठन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर किया गया था। और यही नहीं, 2 ऐसे नेताओं कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट दिए गए।
जो कांग्रेस की नीतियों से अनजान हैं। लवली पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं और इससे पहले 2017 में दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले लवली बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन कुछ महीनों में ही कांग्रेस में वापसी कर ली थी। उन्होंने खड़गे को लिखे पत्र में कहा था कि मैंने कांग्रेस पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं की मदद करने के एकमात्र उद्देश्य से डीपीसीसी के अध्यक्ष की भूमिका को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया था, जिनके साथ मेरा बेहद करीबी और जीवन भर का जुड़ाव रहा है। लवली ने पत्र में कहा था कि चूंकि मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा नहीं कर सकता हूं, तो मुझे इस पद पर रहने की कोई वजह नहीं है और इसलिए अत्यंत खेद और भारी मन से मैं डीपीसीसी अध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा देता हूं। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि कांग्रेस की दिल्ली इकाई आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के हित में और ये सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य वरिष्ठ नेताओं को टिकट मिल सके, लोकसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम तक वापस ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामला, दिशा सालियान केस, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला, बीएमसी घोटाला मामला, ऐसे कई मामले हैं जिनको लेकर उद्धव ठाकरे पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ये दावा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता नारायण राणे ने किया है। राणे ने चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान से पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी की चेतावनी दी। नारायण राणे ने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के जेल जाने की बारी है। उन्होंने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के कई मामलों का जिक्र किया और कहा कि अब उद्धव ठाकरे की जेल जाने की बारी है। दावा किया कि जल्द ही वो सलाखों के पीछे होंगे। राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे केजरीवाल के बाद जेल जा सकते हैं। ठाकरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस, दिशा सालियान मामला, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामला, महानगर पालिका करप्शन समेत कई सारे मुद्दे हैं और ये मुद्दे जल्द ही ठाकरे को जेल भेज सकते हैं। नारायण राणे ने कहा, उद्धव ठाकरे मुझे कोंकण में आकर चेतावनी न दें, हिम्मत है तो प्रोटेक्शन निकाल के मेरे सामने आए। उन्होंने कहा कि अमित शाह को चेतावनी देना इतना आसान नहीं, उद्धव ठाकरे में इतनी हिम्मत नहीं। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का जिक्र करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे सिर्फ उनके नाम पर एक धब्बा हैं। नारायण राणे ने कहा, मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ कुछ बोलूंगा तो ये सबूत बन जाएगा। राज ठाकरे की सराहना करते हुए राणे ने कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में फर्क है। राज ठाकरे दोस्ती के लायक हैं, जबकि उद्धव ठाकरे केजरीवाल के बाद जेल जा सकते हैं। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से बीजेपी उम्मीदवार नारायण राणे ने इससे पहले कहा कि उद्धव ठाकरे 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे लेकिन कुछ न कर सके। मैं इस जिले में मेडिकल कॉलेज लाया, कई लोगों को रोजगार दिया। अब उद्धव ठाकरे करीब 65 साल के हैं और जल्द ही रिटायर हो जाएंगे। मैंने उनके लिए कंकावाली में एक वृद्धाश्रम बनवाया है, जल्द ही उन्हें वृद्धाश्रम भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे हमारे लिए भाग्यशाली हैं। जब भी उद्धव ठाकरे कोंकण में सभा करते हैं हमारा वोट मार्जिन बढ़ जाता है। अब भी वे हमारे कोंकण में बैठकें कर रहे हैं, इससे हमारा वोट मार्जिन जरूर बढ़ेगा। इस दौरान नितेश राणे ने तंज कसते हुए कहा कि मैं आपकी कार का खर्चा दूंगा, लेकिन आप कोंकण में मीटिंग करें। मौजूदा चुनाव में उम्र का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। नारायण राणे ने उम्र के आधार पर शरद पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, 12 साल तक केंद्रीय मंत्री, 2 साल तक रक्षा मंत्री रहते हुए भी वो कुछ न कर सके। अब शरद पवार की उम्र 84 साल हो गई है। मैं एक राजनीतिज्ञ हूँ, मैंने कुछ लोगों का अध्ययन किया है। अगर शरद पवार अपने जीवन में किसी विषय को लेकर परेशान होते तो वे 84 साल तक जीवित न रहते। 84 साल की उम्र में भी शरद पवार विकास कार्यों के लिए भी कभी बेचैन नहीं हुए। आम आदमी पार्टी को लगता है कि शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने से दिल्ली की जनता में सहानुभूति की लहर है और उस लहर को वोट में तब्दील करने के लिए सुनीता केजरीवाल सबसे योग्य और सक्षम नेता हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी सुनीता केजरीवाल की हवा बनाने में जुटी है, चाहे इसके लिए फेक तस्वीरों का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। गुजरात में आम आदमी पार्टी का प्रचार करने गई सुनीता केजरीवाल की तस्वीर के साथ चाइना की एक तस्वीर डालकर आम आदमी पार्टी ने यह साबित करने की कोशिश की है कि सुनीता केजरीवाल के लिए गुजरात में जनसैलाब उमड़ा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये फर्जीवाड़ा तुरंत पकड़ में आ गया। असल में आम आदमी पार्टी सुनीता केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है और उसके लिए गुपचुप तरीके से माहौल बनाया जा रहा है।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह और हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी को लपेटे में लिया और कहा कि आम आदमी पार्टी अब सोमनाथ भारती की जगह अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को नई दिल्ली लोकसभा सीट से उतारने के लिए माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने के दौरान मिले फीडबैक के बाद आम आदमी पार्टी को भी एहसास हो गया कि उनका कैंपेन एक ठंडे बस्ते वाला कैंपेन है। उनके समर्थक साथ नहीं दे रहे, इसलिए अब सुनीता केजरीवाल को नई दिल्ली लोकसभा सीट से उतारने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने संभावना जताते हुए कहा कि सोमवार को सुनीता केजरीवाल का नामांकन कराया जा सकता है। बीजेपी के उम्मीदवार को लगभग 70% वोट मिलने वाला है, जबकि इंडी गठबंधन के उम्मीदवार को सिर्फ 30% ही वोट मिलेगा। उन्होंने दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट बांसुरी स्वराज को मिलने का दावा भी किया। वहीं बीजेपी के दिल्ली प्रदेश सचिव हरीश खुराना ने राष्ट्रीय राजधानी की सभी 7 लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के जीतने का दावा किया। हरीश खुराना ने कहा कि नई दिल्ली से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती से दिल्ली की जनता पूछ रही है कि अगर उनकी खुद की पत्नी उनके खिलाफ है तो फिर महिलाएं उनके शासन में सुरक्षित कैसे रहेंगी। सुनीता केजरीवाल को लेकर अब एक माहौल बनाया जा रहा है और अब ये एक बेचारा पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की जा रही है। सीएम केजरीवाल जेल के अंदर हैं, उनके नाम पर वोट लेने की कोशिश की जा रही है। उनका ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि लोगों की सहानुभूति लेने की जगह आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर जनता के साथ धोखा दिया, इसलिए इस चुनाव में दिल्ली की जनता इस घमंडिया गठबंधन को नकारने वाली है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने ये बात कंफर्म की है, नई दिल्ली लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार बदलने वाली है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि केजरीवाल जल्दी तिहाड़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए उसने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी का प्लान बी सुनीता केजरीवाल के इर्द गिर्द तैयार किया जा रहा है, क्योंकि तिहाड़ में बंद केजरीवाल ने अपने पार्टी के नेताओं को साफ कह दिया कि वे न तो पार्टी की कमान और न ही सरकार की कमान अपनी पत्नी सुनीता के अलावा किसी दूसरे को सौंपेंगे। इसलिए पार्टी की कमान तो सुनीता केजरीवाल ने संभाल ली है और एक हद तक सरकार के सभी मंत्रियों को गुपचुप तरीके से निर्देश भी दे रही हैं। इसी वजह से सुनीता केजरीवाल ने चुपचाप चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं, ताकि जब उन्हें सीएम बनाया जाए तो कोई उन्हें राबड़ी देवी की तरह किचन से सीधा निकलकर सीएम की कुर्सी पर बैठने वाला न कह सके। पार्टी को इस बात की चिंता नहीं है कि सुनीता केजरीवाल कहीं चुनाव हार न जाएं। पार्टी को सिर्फ एक नेता के तौर पर सुनीता की पहचान बनानी है। इसीलिए लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची में सुनीता केजरीवाल को दूसरे नंबर पर ठीक केजरीवाल के नीचे रखा गया। लिस्ट में अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल समेत तमाम कद्दावर नेताओं को इसमें जगह दी गई है। हालांकि कई स्टार प्रचारक इस समय जेल में बंद हैं, जिनमें खुद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में चुनाव से पहले वो जमानत पर बाहर आ पाते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका लंबित है। इस बीच आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से ये एक बात तो साफ हो गई है कि जिसको लेकर कुछ समय से अटकलें चल रही थी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पहले नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का नाम है, जो शराब घोटाला मामले में आरोपों में जेल में बंद हैं, और दूसरे नंबर पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम है। दिल्ली ही नहीं, हरियाणा के लिए भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर सुनीता ही हैं। इससे पहले गुजरात की लिस्ट में भी ऐसा ही दिखा था। पहली बार स्टार प्रचारकों में शामिल की गई सुनीता को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल के दाएं हाथ कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया, कद्दावर नेता संजय सिंह से भी आगे रखा गया। पिछले लोकसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, तब दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दूसरे स्थान पर रखा गया था। सिसोदिया अब 1 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। सुनीता केजरीवाल का आम आदमी पार्टी में क्या पद है, इसकी घोषणा तो अभी तक नहीं की गई है, लेकिन उनका कद अब अरविंद केजरीवाल के कद के बाद सबसे ऊंचा माना जा रहा है। पति की गैर मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का जिम्मा संभाल लिया है। वह पार्टी, सरकार और केजरीवाल के बीच पुल का भी काम कर रही हैं। दरअसल स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कद मुताबिक ही नाम लिखे जाते हैं। पार्टी के सबसे बड़े नेता या अध्यक्ष का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। इससे जिस क्रम में नेताओं के नाम लिखे जाते हैं, उसे पार्टी में उनका कद आंका जाता है। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से सुनीता केजरीवाल के पद या कद को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई।
लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट के जरिए पार्टी ने सुनीता केजरीवाल की हैसियत साफ कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी को बड़ी सफलता हाथ लगी है और ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को अवैध बता रहे हैं और चुनाव के लिए अंतरिम जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त ईडी के हाथ शराब घोटाले का वो गुर्गा लग गया जो कैश लेकर दूसरे तरफ पहुंचाता था। मतलब शराब मंडली का कैश कुरियर। ईडी ने दिल्ली के एक कैश कुरियर विनोद चौहान को गिरफ्तार कर आम आदमी पार्टी में तहलका मचा दिया, क्योंकि यही वो शख्स है जो साउथ ग्रुप से कथित रिश्वत कैश में लेकर उसे गोवा में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव खर्च के लिए पहुंचाया करता था। ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने वाली है। ईडी की ओर से इस मामले में 18वीं गिरफ्तारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के सहयोगी और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस के नेता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता और कई शराब व्यवसायियों और अन्य के ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने के कविता की गिरफ्तारी के संबंध में अदालत के समक्ष पेश किया और एक आधिकारिक दस्तावेज में चौहान की कथित भूमिका का उल्लेख किया था, जिसमें एजेंसी ने दावा किया कि कविता के स्टाफ के एक सदस्य से पता चला कि उसने अभिषेक बोयनपल्ली के निर्देश पर आरोपी दिनेश अरोड़ा के कार्यालय से नकदी से भरे 2 बैग्स एकत्रित किए, विनोद चौहान को दिए और बाद में उसने नई दिल्ली के टोडापुर नारायणा के पास एक पते से नकदी से भरे 2 ऐसे बैग्स एकत्रित किए और फिर से इसे विनोद चौहान को सौंप दिया। ये मामला 2021-22 के दिल्ली सरकार की आबकारी नीति घोटाला को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। इस नीति में बाद में इसे रद्द कर दिया गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नीति के निर्णय और कार्यान्वयन कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से जांच की सिफारिश की थी। बाद में ईडी ने धन शोध निवारण अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया था और इस मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर सुनवाई हो रही है। इस याचिका में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट इस याचिका को पहले ही खारिज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव के कारण केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं और इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने एक और गिरफ्तारी की है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाल रखा है। सूरत और इंदौर सीट से कांग्रेस को झटका तो लगा और अब ओडिशा के पुरी सीट पर भी। पुरी सीट से बीजेपी के संबित पात्रा के खिलाफ चुनाव लड़ रही कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने अपना नाम वापस ले लिया। बड़ी बात यह कि सुचारिता मोहंती ने फंड की कमी का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। सुचारिता के नाम वापस लेने से संबित पात्रा की राह आसान हो गई। ओडिशा की पुरी सीट हॉट सीट में से एक है। यहाँ भाजपा के दिग्गज नेता संबित पात्रा मैदान में हैं। इसके पहले सूरत सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रहे नीलेश कुंभाणी का नामांकन रद्द हो ही गया था। बाकी के उम्मीदवारों ने अपने आप नाम वापस ले लिया। जिस तरह से चुनाव के पहले ही बीजेपी उम्मीदवार का निर्विरोध निर्वाचन घोषित कर दिया गया, इंदौर लोकसभा सीट का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। यहां से कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को उम्मीदवार बनाया था, बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अब इंदौर सीट पर भी कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। पूरी सीट से कांग्रेस का टिकट लौटाने वाली मोहंती ने बताया कि उनको पार्टी की तरफ से फंड नहीं मिल रहा है। ऐसे में पैसे की कमी के चलते वो चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। सुचारिता ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र में कहा कि पार्टी की तरफ से राशि न मिलने की वजह से वो चुनाव प्रचार भी नहीं कर पा रही हैं। बता दें कि 25 मई को छठे चरण में पूरी सीट पर मतदान होना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में भी 7 सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया, कमजोर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया। उन्होंने कहा कि टिकट लौटाने के बाद भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पार्टी की तरफ से कहा गया कि प्रचार के लिए खुद ही व्यवस्था करनी होगी, पार्टी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। मोहंती ने कहा कि मैं चाहती थी कि विधानसभा सीटों पर मजबूत प्रत्याशी हों तो लोकसभा के लिए प्रचार में भी आसानी हो। उन्होंने बताया कि टिकट बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से मिला था। आमतौर पर पार्टी प्रत्याशियों को फंड देती है। भाजपा ने इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। पार्टी के सामने भी बड़ी चुनौती है। भाजपा नहीं चाहती कि कांग्रेस ठीक से प्रचार कर पाए। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधियों के पास अच्छा पैसा है। मैंने सोशल मीडिया पर डोनेशन के लिए कैंपेन चलाया था, लेकिन इतने कम पैसे में इतने कम समय में जुगाड़ नहीं किया जा सकता। मैंने लोगों पर आधारित कैंपेन भी चलाने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए भी कुछ पैसा चाहिए होता है। अब समय बहुत कम बचा है और ऐसे में मुझे टिकट लौटाना पड़ा। पार्टी भी मजबूर है और वो अपने प्रत्याशियों की मदद नहीं कर पा रही। पूरी सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता संबित पात्रा चुनाव लड़ रहे हैं।
हारने के बावजूद पिछले 5 सालों से जमीन पर वे काफी सक्रिय रहे। उनकी तरफ से लगातार प्रचार किया जाता रहा और इस बीच कांग्रेस का मैदान छोड़कर जाने से पुरी में मुकाबला सीधे बीजेपी बनाम बीजेडी का हो गया है। सुचारिता साल 2014 में कांग्रेस में शामिल हुई थी और इस बार उन्हें पुरी से टिकट दिया गया। वे खासी उत्साहित थी, जीत के दावे भी कर रही थी, लेकिन क्योंकि उन्हें समय रहते फंड्स नहीं दिए गए तो उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। गांधी और वाड्रा के बीच जारी वर्चस्व की जंग अब परवान चढ़ने लगी है। वजह ये कि लोकसभा चुनाव में तमाम दावेदारियों के बावजूद प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा दोनों को टिकट नहीं दिया गया, बल्कि प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा पर किशोरीलाल शर्मा को तरजीह दी गई, जिसे प्रियंका कैंप ने एक तरह से अपना अपमान माना। राहुल और प्रियंका कैंप के अंदर खींचतान कोई नई बात नहीं। हाल ही में कांग्रेस से बाहर किए गए प्रियंका कैंप के आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले कई बार ये दावा कर चुके हैं कि प्रियंका को कांग्रेस में दबाया जा रहा है, लेकिन किशोरीलाल शर्मा को लोकसभा चुनाव के लिए अमेठी से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद इन अटकलों को फिर से हवा मिल गई। माना जा रहा है कि चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस में बगावत की आंधी प्रियंका वाड्रा ही लाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके कैंपेन ने न प्रियंका गांधी वाड्रा और बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को हाशिए पर ढकेला, बल्कि भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी कैंप ने यूपी में लोकप्रियता का दावा करने के बाद भी रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से नजरअंदाज कर दिया। अमित मालवीय ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जल्द ही कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर सकती हैं। मालवीय ने सुबह एक्स पर लिखा कि रॉबर्ट वाड्रा के लिए 1 मिनट का समय दीजिए, जिन्हें अमेठी में अपार लोकप्रियता का दावा करने के बावजूद इस सीट के लिए नजरअंदाज कर दिया। ये स्पष्ट है कि राहुल गांधी खेमा कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति दोनों को व्यवस्थित रूप से हाशिए पर डाल रहा है। पिछले महीने रॉबर्ट वाड्रा ने दावा किया था कि वो अमेठी में लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा कि देश चाहता है कि वो सक्रिय राजनीति में रहें। वाड्रा ने कहा था कि जहां तक सक्रिय राजनीति में मेरी भूमिका का सवाल है, जब मैंने लोगों के लिए काम किया तो उन्होंने मुझे हमेशा मजबूत किया। देश चाहता है कि मैं सक्रिय राजनीति में रहूं। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मैं बदलाव ला सकता हूं तो मैं करूंगा। लोग चाहते हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं। जरूरी नहीं मैं अमेठी से चुनाव लड़ूं, मैं मुरादाबाद और हरियाणा से भी चुनाव लड़ सकता हूं। ये रॉबर्ट वाड्रा की टिप्पणी से अटकलों का दौर शुरू हो गया। वह कांग्रेस पार्टी के गढ़ रहे अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। सोनिया गांधी की सीट छोड़ने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़े, लेकिन राहुल गांधी ने लोकसभा में 3 बार अमेठी का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि 2019 में वो बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए थे, जिस पर कांग्रेस के अन्य गढ़ रायबरेली से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, जो कि सोनिया गांधी ने छोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।